नमस्ते। इस टॉपिक में हमने कल 2 टॉपिकों की बात की थी, आकलन के बारे में, आकलन की विशेषताओं के बारे में, आकलन के महत्व के बारे में और अधिगम का आकलन और अधिगम आकलन में अंतर और अधिगम के लिए आकलन। तो इसी प्रकार से हमारे इस चैप्टर में 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, जो है हमारा सतत निरंतर मूल्यांकन और विद्यालय आधारित आकलन या शाला आधारित आकलन। तो हम बात करेंगे विद्यालय आधारित आकलन के बारे में। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि विद्यालय आधारित आकलन का तात्पर्य है कि विद्यालय स्तर पर, स्कूल के लेवल पर होने वाली परीक्षाओं का आकलन, जो स्कूल के लेवल पर एग्ज़ाम्स होती है उनका आकलन किस प्रकार से किया जा सके, विद्यालय स्तर पर किया जाता है। उसके बाद विद्यालय आधारित आकलन जो होता है बाल केंद्रित होता है। हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, बाल केंद्रित प्रगतिशाली शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड, जो कहीं न कहीं बालक के आसपास इर्द गिर्द घूमना चाहिए। तो विद्यालय आधारित आकलन जो होता है वो बाल केंद्रित होता है, क्योंकि ये विकास के व्यक्तिगत रूप की दृष्टि से विद्यार्थी को अद्वितीय यूनिक अस्तित्व मानता है। ये एक विद्यार्थी को अस्तित्व मानता ताकि विद्यार्थी के आसपास वो सारी चीज़ें आकलन की इर्द गिर्द घूमें। उसके बाद यह आकलन हमेशा विद्यालय के स्तर पर किया रहता है, लेकिन इस प्रणाली में कुछ त्रुटियां उत्पन्न होती, कुछ एरर्स उत्पन्न होती है और जिसके कई कारण हो सकते हैं। तो एक रीज़न नहीं होता इन एरर्स का, इन त्रुटियों का। तो बुनियादी कारण आकलन के स्थान और शिक्षा की प्रक्रिया में इसके महत्व के बारे में अध्यापक की गलत धारणा है, कुछ टीचर्स की गलत धारणा होती है। आकलन के स्थान पर शिक्षा की प्रक्रिया, जो टीचिंग की प्रोसेस होती है उसमें। दूसरा कारण होता है बाह्य परीक्षा, एक अनुकरण है जो सत्र के अंत में ली जाती है, जो हम एनुअल एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रक्रिया को गलत भी माना गया है कि जो बाह्य परीक्षा होती है वो गलत भी है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक इसको सही भी मानते हैं। उसके बाद विद्यालय आधारित जो आकलन होता है उसकी विशेषताएँ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 विशेषता है, हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहला है, यह पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत, जो हमारी ट्रेडिशनल तरीका जो होता है उससे अधिक विस्तृत, ब्रीफ है, अधिक व्यापक है, अच्छी है और सतत होती है, कंटिन्यूस होती है। दूसरा, विद्यालय आधारित आकलन जो होता है विद्यार्थी को अपनी क्षमता का, अपनी कैपेसिटी का उपयोग बेहतर तरीके से करने में सहायता देता है। वो अपनी कैपेसिटी का अच्छे ढंग से कैसे उपयोग कर सकता है इसके बारे में वो विद्यार्थी को नया ज्ञान अर्जित करवाता है, अपनी क्षमताओं का उसको आभास करवाता है। उसके बाद है विद्यालय आधारित बहुआयामी होती है। जो विद्यालय आधारित आकलन जो होता है बहुआयामी होते हैं, कई सारे डायमेंशन होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं और कई सारे फ़ायदे भी होते हैं। यह बालक के सामाजिक, सोशल, शारीरिक, फिजिकल, बौद्धिक, मेंटल आदि क्षेत्रों की आवश्यकता को स्वीकारता है। मतलब किसी एक क्षेत्र की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि एक से ज़्यादा क्षेत्रों की आवश्यकताओं को स्वीकार करता है बालक का जो विद्यालय आधारित आकलन है। उसके बाद विद्यालय आधारित आकलन की आवश्यकता क्यों है, नीड क्यों है। तो आवश्यकता इसलिए है, पहला है बच्चों पर तनाव कम करने के लिए, जो बच्चों का तनाव में जो अच्छे चलते हैं उनके तनाव को कम करने के लिए विद्यालय आधारित आकलन करना ज़रूरी है। दूसरा है आकलन व्यापक और नियमित बनाने के लिए। आकलन को व्यापक मतलब अच्छे ढंग से होना चाहिए, सुदृढ़ तरीके से होना चाहिए, और नियमित मतलब डेली बेसिस पे, रेगुलर मैनर में होना चाहिए। तो सारी चीज़ें बच्चे की कमजोरियाँ उसकी अच्छी बातें समझ में भी हमको आएगी। रचनात्मक शिक्षण हेतु शिक्षक को स्थान प्रदान कर रहे हैं। तो शिक्षक अपने कला का, अपने एफर्ट्स का किस तरह से यूज़ करे, वो किसी भी सिलेबस को, किसी भी पाठ्यक्रम को कितने अच्छे तरीके से, कितने सरल तरीके से बच्चे को समझा पा रहा है, उसको उसके रचनात्मक कार्य की छूट देना चाहिए, स्थान देना चाहिए। उसके बाद निदान और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एक उपकरण प्रदान करने के लिए, अगर किसी बच्चे में कोई समस्या है, किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, कहीं ना कैसे डिमोटिवेट है, तो उसमें कैसे सुधार ला सकते हैं, उसके लिए उसको उपकरण प्रदान करने के लिए भी छूट प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद अधिक से अधिक कौशल के साथ विद्यार्थियों का निर्माण करने के लिए बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स डेवलप हो, उनका फॉर्मेशन हम करें, इसलिए भी इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे विद्यालय आधारित आकलन के उद्देश्य क्या, उसके नीड क्या है। तो मेरे पास 3 मेन उद्देश्य हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो पहला है मौका तत्व और मनोवाद का अनुमूलन। मनोवाद का अनुमूलन, मौका तत्व मतलब जहाँ तक संभव हो याद करने पर बल न देना, बच्चों को याद करने के लिए प्रेशराइज न करें, समझाने के दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए।
शैक्षिक और शिक्षार्थियों के विकास के सहशिक्षक पहलुओं को सम्मिलित कर व्यापक मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना, प्रॉपर तरीके से उनके समझ में आ जाए इस ओर ध्यान देना है व्यापक तरीके से। कुल शिक्षण अधिक्रम प्रक्रिया जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है उसके अभिन्न पहलुओं के रूप में अनुदेशात्मक समय की कुल अवधि पर निरंतर मूल्यांकन प्रसार करना चाहिए। मतलब एक समय भी फिक्स करना चाहिए कि इतनी देर तक उसको अधिगम की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट भाग लेना चाहिए। वो सारी चीज़ें समय अंतराल के लिए भी डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद शिक्षक, छात्रों, अभिभावकों और समाज द्वारा प्रभावी उपयोग के लिए परिणाम की कार्यात्मक और सार्थक घोषणा। परिणामों के बारे में भी हमको सारी चीज़ें पता करना चाहिए। अभिभावक को समय समय पर इंटीमेट करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि आपको बच्चे के ऊपर ध्यान देना है, कम ध्यान देना, ज़्यादा ध्यान देना। इस तरह की चीज़ों के बारे में पेरेंट्स को अवगत कराना चाहिए। अब ये तो हमने बात करी विद्यालय आधारित आकलन के ऊपर। अब हम बात करेंगे सतत निरंतर मूल्यांकन के बारे में, जो कि इस हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। लेकिन सतत निरंतर मूल्यांकन को शुरू करने से पहले हम मूल्यांकन के बारे में बात करें। ऐसा हमारे टॉपिक का नाम था अधिगम के लिए आकलन, लेकिन हमने पहले आकलन के बारे में देखा था। लेकिन उसी प्रकार हम सतत निरंतर मूल्यांकन को शुरू करने से पहले हम पहले मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। इवैल्यूएशन क्या होता है। शिक्षा में मूल्यांकन वह स्थिति है जहाँ पर बालकों की निष्पत्ति, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान, जो उनके द्वारा नॉलेज लिया गया है, और कौशल की मात्रा का पता लगाया था। बच्चे में कितनी स्किल्स है, तथा उनको एक स्थिति प्रदान की जाती है, एक रैंक प्रोवाइड करते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ विकसित की है। वैल्यूएशन की और एक्सपेरिमेंट की बहुत सारी विधियाँ विकसित की है, डेवलप की है। तो मूल्यांकन जो अंग्रेजी भाषा की इवैल्यूएशन शब्द के स्थान पर हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। अधिकतर इसका उपयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। इस प्रकार इवैल्यूएशन शब्द का जो अर्थ होता है किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लेने, मतलब डिसीजन मेकिंग, और निष्कर्ष निकालने में, उसका कंक्लूजन जो होता है उसको निकालने में प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा का जो मूल्यांकन शब्द है इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से करता है, क्योंकि इवैल्यूएशन को ही हिंदी में मूल्यांकन कहते हैं, जो कि उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है। मूल्यांकन शब्द दो शब्दों मूल्य और अंकन से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मूल्य आंकना, अर्थात एक तथ्य, घटना, जो इंसिडेंट है, विचार आदि के संदर्भ में स्थान नियत करना, उसका स्थान फिक्स करना, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, एक अनुभव के संबंध में, एक्सपीरियंस के संबंध में निष्कर्ष निकालना, और एक स्थिति का संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में ज्ञान करना, ज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं। तो शिक्षा का संबंध जो है वो बालक के सर्वांगीण विकास से, संपूर्ण विकास से है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने बालक का सर्वांगीण विकास तो भली भांति किया जा सकता है, लेकिन इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन जो होता है, इवैल्यूएशन होता है, शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित है। शिक्षा के जो भी एम्स होते हैं, पर्पस होते हैं, उन पर आधारित होता है मूल्यांकन। मापन द्वारा विभिन्न गुणों, प्रॉपर्टीज़, योग्यताओं, एबिलिटीज़ या विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स को परिमाण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सारी चीज़ें एक परिमाण के रूप में चलती है। परंतु जैसे हम बात करें, अमुक विद्यार्थी, किसी विद्यार्थी को 100 में से 80 अंक प्राप्त किए, परंतु 100 में से 80 अंक प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता है। शिक्षक को यह भी जानना होगा कि विद्यालय के प्राप्तांक कितने अच्छे हैं। इस प्रकार और इन अंकों के आधार पर बालक की कक्षा में स्थिति क्या है। इतना नहीं कि 100 में से 80 नंबर लिया तो अच्छा है, बाकी बालकों की स्थिति भी पता करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार मापन की प्रक्रिया जहाँ किसी वस्तु को अंकिक स्वरूप प्रदान किया जाता है, वही मूल्यांकन में इसके विपरीत उस वस्तु का मूल्य प्रदान किया जाता है। तो वही मूल्यांकन में इसके विपरीत वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं, पता लगाते हैं। और मूल्यांकन में इस सत्य का निर्माण किया जाता है, इवैल्यूएशन में इस सत्य का निर्माण किया जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। यही हमारा होता है मूल्यांकन का बेसिक फंडा। अब अगर हम स्पष्ट करें कि मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, किसी योग्यता, किसी विशेषता का मूल्य निर्धारित, उसकी वैल्यू निर्धारित की जा सकती है। अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिणात्मक रिजल्ट तथा गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार की सूचना प्राप्त होती है, क्वालिटिव और क्वांटिटिव। तो इसके आधार पर हम बालक की योग्यता, उपलब्धियों का आकलन कर सकते हैं, असेसमेंट निकाल सकते हैं। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है।
जैसे मूल्यांकन जो होता है मापन, मेजरमेंट और मूल्य निर्धारण, वैल्यू जजमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। अर्थात मापन और मूल्य निर्धारण को अगर संयुक्त रूप से जोड़ दे तो कहीं ना कहीं मूल्यांकन की परिभाषा निकल कर आ जाएगी, फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। मापन मतलब क्वांटिटेटिव और मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण मतलब क्वालिटेटिव। मतलब मापन जो है वो मात्रात्मक है, परिणात्मक है, और जो हमारा मूल्य निर्धारण है वो हमारा क्वालिटेटिव है। तो इसी प्रकार से हमने मूल्यांकन की बात करी। अब हम बात करेंगे सतत निरंतर मूल्यांकन के बारे में। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में बात करेंगे सतत निरंतर मूल्यांकन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं CCE, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। जैसे हमने बात करी कॉलेज लेवल पे CCE वगैरह होते हैं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE, हम इसको सतत निरंतर मूल्यांकन को बार बार CCE करके बात करेंगे। तो CCE विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है, विवरण प्रस्तुत करता है कि बालक की शैक्षणिक गतिविधियाँ कैसी हैं। इससे विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, विद्यार्थी का लेवल पता लगता है किस स्टेज पर है, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, जिसके आधार पर भी अपनी कमजोरी और समस्याओं का निदान करके अपनी निष्पत्ति में सुधार एवं व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर सके। बच्चों में बहुमुखी विकास हो, इसलिए उसका CCE टेस्ट लिया जाता है। इसके साथ ही शिक्षकों को भी एक मार्गदर्शन मिलता है, जिसके अनुसार वो अपनी अनुदेशात्मक व्यू रचना में परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होती है, उसमें भी वो CCE पैटर्न को लागू करके, फॉलो करके अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है अधिक प्रभावी बनाई जा सके। परंतु सत्य यह है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया, जो CCE की प्रक्रिया होती है, उसकी सार्थकता शिक्षकों पर निर्भर करती है। शिक्षक कितनी ईमानदारी से उसके लिए काम कर रहे हैं। यदि शिक्षक निष्पक्षता, बिना पार्शियलिटी के, निष्ठा, लगन, विश्वास और उत्तरदायित्व के साथ CCE का कार्य करेंगे, सतत मूल्यांकन का कार्य करेंगे, तो यह सतत व्यापक मूल्यांकन निसंदेह शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायक होगी। बशर्ते शिक्षक में निष्ठा, लगन, विश्वास, उत्तरदायित्व होना चाहिए, तो ही CCE पैटर्न को एक क्रांति के रूप में देखा जा सकेगा आने वाले समय में। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षा एवं मूल्यांकन दोनों ही साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। औपचारिक शिक्षा की प्रत्येक संभव स्थिति और गतिविधियों में मूल्यांकन अपना कार्य करता है। मतलब औपचारिक शिक्षा जो है कि प्रत्येक संभव स्थिति और गतिविधियों में जो मूल्यांकन है अपना अपना कार्य करता रहता है। अतः कहा जा सकता है कि मूल्यांकन भी सतत अथवा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूस मैनर में चलने वाली प्रक्रिया। इसी प्रकार मूल्यांकन का संबंध जो होता है केवल ज्ञान से नहीं होता, बल्कि विद्यार्थियों के विकास से संबंधित भी होता है, जैसे कौशल, समझ, प्रशंसा, प्रोत्साहन, रुचियाँ, उसका इंटरेस्ट, आदत, दृष्टिकोणों के आकलन तथा प्रतिपुष्टि से होता है। कई सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। अतः कहा जा सकता है कि मूल्यांकन के द्वारा सभी अधिगम अनुभवों जो कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक और सहशैक्षिक दोनों क्षेत्रों में संबंधित होता है, विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में मजबूत बनाता है और ध्यान में रखा जाता है। अर्थात मूल्यांकन की प्रकृति जो होती है सतत होने के साथ साथ व्यापक भी होनी चाहिए, फैले भी होने चाहिए। तो ये हमने बात की सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ। अब हम बात करेंगे CCE की विशेषताएं। तो CCE की विशेषता क्या होती है, हम उसकी बात करते हैं। पहला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों का स्कूल आधारित मूल्यांकन है, स्कूल का बेस्ड मूल्यांकन है, जिसमें विद्यार्थियों के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। जितने भी पक्ष उसके वैल्यू होते हैं सभी को शामिल किया जाता है। उसके बाद हमारा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सतत पक्ष मूल्यांकन की निरंतरता और आवर्ती पीरियडिसिटी पर ध्यान देता है। किस प्रकार से हम अल्टरनेट वे में काम कर रहे हैं, किस प्रकार से हम निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, किस प्रकार से हम निरंतर रूप से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से हम नियमित रूप से काम कर रहे हैं, सारे पहलुओं को उसमें जोड़ा जाता है। सतत का अर्थ है विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रारंभ में मूल्यांकन, शिक्षा की स्टार्टिंग में उसका मूल्यांकन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, और शिक्षण प्रक्रिया की अवधि में मूल्यांकन करना, मतलब उसको पॉइंट आउट करना कि क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। अनौपचारिक रूप से बहुविध तकनीकों का मूल्यांकन का प्रयोग करना, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना मूल्यांकन के लिए, यह हमारा सतत कार्य होता है। एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ी हुई होती है। उसके बाद आवर्तिता, पीरियडिकली की बात करें कि प्रत्यय को ऋणात्मक अर्थों में नहीं लेना चाहिए, उसको नेगेटिव जो उसका मीन नहीं निकालना चाहिए।
तो अर्थात अधिक से अधिक परीक्षण देना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो, या किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए भार नहीं होना चाहिए। एक मतलब ना तो विद्यार्थियों के लिए ये भार लगना चाहिए, ना ही शिक्षकों के लिए इसे भार लगना चाहिए। तो हमने ये बात करी सीसीई की विशेषताओं के बारे में। अब हम बात करेंगे सीसीई के महत्व के बारे में। सीसीई का महत्व क्या है? तो हम बात करें सीसीई के महत्व में, हमारे पास 6 पॉइंट है। हम स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंटों को देखेंगे। तो सतत मूल्यांकन सीसीई से विद्यार्थियों की प्रगति, उनकी योग्यता, एबिलिटी, उनकी उपलब्धि, अचीवमेंट की सीमा और स्तर के निर्धारण में नियमित सहायता मिलती है। उनके हम अगर बात करें उनकी प्रगति कितनी हो रही, प्रोग्रेस कितनी हो रही, उनकी योग्यता, उनकी एबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनकी उपलब्धि कितने अचीवमेंट को प्राप्त कर पा रहे हैं, इसकी लिमिटेशंस और इसके लेवल्स के बारे में हम नियमित सहायता उनको मिल सकती है। दूसरा है कंटिन्यूस सीसीई से कमजोरियों का निदान किया जा सकता है। जो कमजोरियां है उसको छुटकारा पा सकते हैं, और इसकी सहायता से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की शक्ति, उसकी पावर, उसकी कमजोरियां और उसकी आवश्यकता का पता लगा सकते हैं। इससे शिक्षक को तात्कालिक प्रतिपुष्टि, फीडबैक, उसका फीडबैक जो है, कमजोरी होगी तो उस पर काम करेगा, खूबी होगी तो उसको प्रमोट करेगा, तो सारी फीडबैक मिल जाएगा। तो इसके आधार पर निर्णय करा जाए कि क्या किसी इकाई, किसी यूनिट विशेष का पूरी कक्षा में पुनः शिक्षण किया जाए। किसी चैप्टर का, किसी टॉपिक का मान लो कोई समझ में नहीं अच्छे से आया है, वो उसका फीडबैक लेगा स्टूडेंट से। अगर कुछ किसी टॉपिक में दिक्कत है फिर से उसको रिपीटेशन करना ज़रूरी है। अथवा कुछ विद्यार्थियों को उपचार और निर्देश दिया जाना चाहिए, कुछ विद्यार्थियों को उपदेश इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए। इस सारी बातों के बारे में पता लगता है। उसके बाद शिक्षक को प्रभावी शिक्षा कार्यनीति तैयारी करने में सहायता मिलती है। कार्यनीति एक प्रॉपर मेमोरेंडम तैयार करता है कि स्टूडेंट्स को किस प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है, कितनी बेहतर तरीके से शिक्षा दी जा सकती है। उसके बाद सीसीई अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, अभिरुचि, इंटरेस्ट के क्षेत्रों को सुनिश्चित करता है। बच्चों की स्किल्स को डेवलप करता है, उसमें कितना इंटरेस्ट है और आने वाले समय में क्या इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, उसके बारे में हमको सूचित या इंगित करता है। उसके बाद इससे भविष्य के लिए अध्ययन क्षेत्रों, जो एजुकेशन की फील्ड्स है, पाठ्यक्रम, सिलेबस है और व्यवसाय जो ऑक्यूपेशन है, उसके चयन के संबंध में निर्णय लेने में सहायता उनको मिलती है कि भविष्य में विद्यार्थी कितने बेहतर तरीके से अपने भविष्य को संवार सकता है, जिससे उसे आने वाले समय में किसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उसके बाद यह शैक्षिक और गैर शैक्षिक, मतलब एजुकेशन और नॉन एजुकेशन या टीचिंग और नॉन टीचिंग क्षेत्रों में विद्यार्थियों की प्रगति संबंधी सूचना उपलब्ध कराता है। उनकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है उनके बारे में सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करवाता है, और जो विद्यार्थी की भावी सफलता का अनुमान लगाने में सहायता देता है कि विद्यार्थी कितने हद तक सफल हो सकता है, ये सफल हो सकता है, ये सफल होने के चांसेस उसके हैं। अब हम बात करेंगे कि सतत निरंतर मूल्यांकन जो होता है उसके लाभ क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो हमारे पास एडवांटेज में 9 पॉइंट है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला है, ये छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। मतलब सतत निरंतर मूल्यांकन से क्या होता है कि व्यक्ति समय के साथ साथ अध्ययन से जुड़ा रहता है। मतलब कंटिन्यू मैनर पर अगर टेस्ट वगैरह, असेसमेंट, आकलन चलता रहेगा तो व्यक्ति कभी भी शिक्षा से दूरी नहीं बनाएगा। दूसरा पॉइंट है, ये छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करता है। इससे उसमें सुधार आएगा और उसका व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी होता चला जाएगा। तीसरा है, ये बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है। हम बार बार किसी स्टूडेंट, किसी बालक का टेस्ट लेंगे तो हमें उसकी कमजोरियों के बारे में पता लगता जाएगा। जहाँ हमें उसकी कमजोरियों के बारे में पता लगता जाएगा तो हम उन कमजोरियों को समय के साथ या आने वाले समय में और ज़्यादा सीसीई टेस्ट लेकर उन कमियों को दूर करते जाएंगे। जहाँ एक बार कमियाँ या कमजोरियाँ दूर हो जाएगी तो बालक में सिर्फ एक प्रगति का विकास डेवलप हो जाएगा और हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद यह बच्चों की प्रगति में सहायक है। जिस प्रकार हमने बात करी, बच्चों की प्रोग्रेस में सहायक होता है और यह शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक है। ये व्यावसायिक मतलब ऑक्यूपेशनल और मार्गदर्शन में सहायक होता है। उसके बाद ये बालकों के चहुमुखी विकास, उसके हर प्रकार के विकास को निरंतर गति प्रदान करता है। हर प्रकार से उसको एक मूवमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद यह बच्चों में अपेक्षित व्यवहार और आचरण परिवर्तन की जांच करता है। ये जो सीसी होता है बच्चों के व्यवहार, और इससे हमको उसके आचरण के बारे में पता लग जाता है। उसके बाद यह बालकों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करने और दोषों को जानने में सहायक होता है। बच्चे को किस प्रकार से कठिनाई आ रही है, उन कठिनाइयों को जानने, पहचानने, समझने और उनका निराकरण करने की शक्ति प्रदान करता है, ताकि उसमें किस प्रकार के दोष है उसको जान सके। उसके बाद लास्ट है, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है।
शिक्षण का फाइनली उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये उसके जानने में क्या होता है, सहायक होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इस चैप्टर में हमने बात करी थी आकलन के बारे में, आकलन की विशेषताओं के बारे में, आकलन के महत्व के बारे में, अधिगम आकलन में अंतर के बारे में, अधिगम का आकलन के बारे में, अधिगम के लिए आकलन के बारे में, फिर उसके बाद बात करी विद्यालय आधारित आकलन के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। उसके बाद हमने बात करी सतत निरंतर मूल्यांकन के अर्थ के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसके लाभ के बारे में। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में जो 4 टॉपिक थे उसको हमने बिल्कुल डिटेल में देखकर हमने 2 वीडियोस में उसको कवर करके हमने चैप्टर को फाइनली कंप्लीट कर दिया है। तो अब अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए और कल इसका हम लेंगे टेस्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।